Hello everyone. Okay, in the last class we were discussing about dimensional analysis and we have discussed about laws, different laws of chemical composition also. Today we will start, that is Dalton's atomic theory. Our next topic is Dalton's atomic theory. So what is Dalton's atomic theory? Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory, it suggests that atom is an indivisible particle. Atom, as the name suggests, it's a Greek word. Atom जो है अभी एक ग्रीक वर्ड है जो एटोमिया नाम के एक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल. इंडिविजिबल कोई भी ऐसी चीज जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, तो एटम हमारे पास क्या होता है, इंडिविजिबल होता है अभी. इवन दो फ्रॉम डाल्टन centuries back, Democritus and other philosopher has said that there is something which cannot be divided further, is known as atom. Okay, so Dalton in 1808 has given a theory in which he said that atoms are indivisible. Atoms are indivisible particles. Well, पार्टिकल्स, तो एटम्स हमारे पास वो पार्टिकल्स हैं भाई जिनको हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते. अनकटेबल, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एटम्स. ओके, तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होते हैं भाई, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो. तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, same element have identical properties but अगर मैं बात करूं एटम्स की, जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है भी, जैसे एटॉमिक मास हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो सारी क्या रहेंगी, अलग रहेंगी. तो जो एटम सेम एलिमेंट के हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहती है, आइडेंटिकल रहती है. अब जो एटम्स मिलके या फिर एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं. सो एटम्स ऑलवेज combine in a fixed ratio by mass to form the compounds. तो जब भी एटम्स कंपाउंड्स में चेंज होते हैं अभी, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज, in the case of a chemical reaction there is reorganization of atoms. okay, अगर मैं chemical reactions की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, एटम्स रीऑर्गेनाइज होते हैं, ना तो एटम्स क्रिएट होते हैं ना ही एटम डिस्ट्रॉय होते हैं. इसी पर्टिकुलर पोस्टुलेट के बेसिस पे हमने एक लॉ भी पढ़ा था जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं. अगर एटम्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते तो हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ है अभी, वो भी सस्टेन रहेगा. तो ये क्या कहता है कि एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज reorganization of atoms. Atoms are neither created nor be destroyed in the reaction. Okay, this is about law of conservation of mass. This is the particular postulate. This is related to law of conservation of mass also. अगर atoms create या destroy नहीं होंगे, सिर्फ reorganize होंगे, तो इसका मतलब हमारे पास कोई जो mass reactant का है वही product का रहेगा भी. तो ये हमारे पास बात हुई भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्यारे बच्चों, वो है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. अब एटॉमिक मास हमारे पास भी बहुत सिंपली अगर मैं बात करूं, किसी एटम का जो मास है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास.
मास। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों हमारे पास एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मास हमारे पास एक एटम का जो मास है उसे हम बोलते हैं भी एटॉमिक मास। तो मास ऑफ एन एटम, ओके, मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। बट द क्वेश्चन कम कि मास ऑफ एन एटम हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? हम उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? बिकॉज एटम इज वेरी स्मॉल, एटम बहुत छोटा है भाई, हम उसके मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एटॉमिक मास जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल में कौन सा एटॉमिक मास होता है प्यारे बच्चों? वो हमारे पास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, अभी कौन सा मास होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है? रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास भी वो मास होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना हैवी है। मतलब क्या, हम लोगों ने एक रेफरेंस ले लिया, भी एक एलिमेंट ले लिया जिसके कंपैरिजन में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों? एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो पहले हम जो रेफरेंस यूज करते थे या फिर जो कम एलिमेंट यूज करते थे फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास, दैट इज हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन को यूज करते थे भी, और हम लोग ये देखते थे कोई भी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से कितना हैवी है। लेकिन 1961 में हम लोगों ने क्या करा, जो कार्बन 12 है उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया। भी हमारे पास आइसोटोप होते हैं कार्बन के। आइसोटोप क्या होते हैं भी? आइसोटोप हमारे पास क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 12 लेते हैं, और कार्बन 12 का मास कितना होता है अभी? मास हमारे पास होता है 12 ग्राम। तो अगर मैं कार्बन 12 लूं और उस कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा कर लूं, 1/12वां हिस्सा कर लूं भी कार्बन 12 के मास का, और उसके कंपैरिजन में ये देखूं कि कोई एलिमेंट कितना हैवी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भी हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो व्हाट विल डू, हम लोग क्या करते हैं, द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12वां हिस्सा जो कार्बन 12 के मास का है वो हम लेते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं भी? उसको हम बोलते हैं भी 1 AMU। उसको हम बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास है, और उस एटॉमिक मास यूनिट के कंपैरिजन में हम देखते हैं कोई एलिमेंट जो है वो कितना ज्यादा हैवी है, उसका कितना मास है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के कंपैरिजन में। वो हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों? वो हमारे पास होता है एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बाद में हमने 1 एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास यूनिट को चेंज कर दिया, और इसको हम क्या बोलने लगे भी? यूनिफाइड मास। क्या बोलने लगे? यूनिफाइड मास। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1U से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो भाई इसके बाद हमारे पास जो एटॉमिक मास है उनके वैल्यूज गिवन होते हैं। यू हैव टू मेमोराइज द एटॉमिक मास ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, ठीक है भाई। अगर हम बात करें क्लोरीन की तो 35.5 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम। तो अलग अलग एटम्स के मास है भी। हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, ठीक है। अगर मैं बात करूं, या फिर 1 यूनिट लिख सकते हैं हम इसे, यूनिट यहाँ पे हमने 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन का मास होता है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन की, कार्बन होता है अभी 12 ग्राम, ओके। नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम, ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम, क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम, ओके। सोडियम होता है हमारे पास 23 ग्राम।
तो ये हमारे पास क्या है अभी, ये हमारे पास है एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू ऑफ एटम्स, कुछ एटम्स के एटॉमिक मास। अब हमारे पास बात आती है अभी एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है प्यारे बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास होता है हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोप। एक आइसोटोप क्या है भाई? आइसोटोप जैसे मैंने अभी बताया, हमारे पास कार्बन जो एटम है उसके कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ऐसे हमारे पास क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं अभी। और हमारे पास क्या है अभी? आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस गिवन होती है। रिलेटिव अबंडेंस का क्या मतलब है? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एवरेज एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास भाई। अब वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कई केसेस में, जैसे क्लोरीन के केस में मैंने है ना एटॉमिक मास 35.5 लिख दिया, तो भाई कोई चीज आधी मास की कैसे, 0.5 ग्राम मास की कैसे हो सकती है? एक्चुअल में क्लोरीन के क्या होते हैं? 2 आइसोटोप होते हैं, और उन आइसोटोप का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो है हमारे पास। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करता है? हमारे पास भी क्या गिवन होगा? हमारे पास मास गिवन होगा और रिलेटिव अबंडेंस गिवन होगी, और रिलेटिव अबंडेंस गिवन होगी। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है कि जो कार्बन 12 है, जो 12 ग्राम मास का कार्बन है, वो अर्थ क्रस्ट में हमारे पास कितना परसेंट मिलता है? मान लिया कि भाई ये हमारे पास, ये मैं जंक्शन कर रहा हूं भाई, ये हमारे पास मिलता है 99.95%। 13 हमारे पास मिलता है 0.04%। ओके, और 14 हमारे पास मिलता है 0.01%। ठीक है भाई, और हमारे पास इनका मास गिवन होगा। मास भी हमारे पास गिवन होगा, और मास हमारे पास मान लिया गिवन है 12.01, 13.2, 14.0। ये अजम्पशन है, ये हमारे पास चीजें गिवन होंगी भाई। फिर हमें इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई? एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या रहेगा? वो हमारे पास रहेगा, हम लोग रिलेटिव अबंडेंस जो है उसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मास से। तो 12.01 को मल्टीप्लाई करना है 99.95। हमें इसको 100 से डिवाइड भी करना है भाई, परसेंटेज है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.9995। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कितना आ जाएगा अभी? ये हमारे पास 4 × 10⁻⁻2 है, तो 4 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। ये प्लस करना है, हमने ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 13.2, प्लस करेंगे 1 × 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 14। इन तीनों को ऐड कर देंगे भी, हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। मतलब क्या है? हम तो रिलेटिव अबंडेंस की परसेंटेज को चेंज करना है डिवाइड बाय 100 करके, और मल्टीप्लाई करना है किससे? उनके रिस्पेक्टिव मासेस से, और इनको ऐड कर देना है, और इससे हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम आते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का जो मास है ना भाई, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो सम है वो हमारे पास क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, अगर मैं बात करूं CH4 गैस की, मीथेन गैस की, अगर मैं बात करूं वाटर की, तो कार्बन का मास, एटम का मास होता है अभी 12, मैंने अभी बताया था। एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, 44 ग्राम आ गया अभी। ऐसे ही हम लोग CH4 का निकाल लेते हैं, 12 + 4 कितना आ जाएगा? 16। 4 क्यों आया अभी? एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम। ठीक है, ऐसे वाटर की बात करता हूं तो मैं हाइड्रोजन का 2 × 1 + 16 कितना आ जाएगा अभी?
18 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हुई एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और एवरेज एटॉमिक मास इसकी। जो लास्ट इसमें बचता है बेटा वो है फॉर्मूला यूनिट मास। क्या है भाई? फॉर्मूला यूनिट मास। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास होता है कि अगर हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड गिवन है, प्यारे बच्चों, अगर आयनिक कंपाउंड गिवन है तो आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड ज्योमेट्री बनाते हैं और उसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो उस केस में जो हम मास कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास हमारे पास किसके लिए होता है अभी? दिस इज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स के केस में क्या होता है हमारे पास? आयनिक कंपाउंड्स के केस में हमारे पास भाई जैसे NaCl है, हमें इसका जो मास रहेगा, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, वो फॉर्मूला यूनिट मास रहेगा। सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। कितना आ गया भाई? 58.5 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा? formula unit mass रहेगा। So in this way we can calculate atomic mass, molecular mass and formula unit mass. So further we will discuss in our next class and next